हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 एग्जाम के 14 मार्च 15 मार्च 2022 के टोटल 6 शिफ्ट के सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन 100% रियल एंड ऑथेंटिक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। अच्छे से होली मनाइए एंड सुरक्षित रहिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने प्रीवियस ईयर वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स का टिप्स दिया था कि आपको अपॉइंटमेंट, अवार्ड, कोई महत्वपूर्ण सूचकांक हो गया, ठीक है, क्या कोई भी चीज़ इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है, ठीक है, तो ये सब अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि क्या होता है करंट अफेयर्स डायरेक्ट पूछा जाता है एसएससी में, ठीक है। तो जैसे कोई अपॉइंटमेंट हो गया, कोई फेमस पर्सन हो गया, किसी को कोई अवार्ड मिला गया है, ठीक है, या कोई चीज़ इंडिया में पहली बार हुआ है, तो ये सब के बारे में अच्छे से डायरेक्ट पढ़ के जाइएगा, ठीक। तो डायरेक्ट पूछ लिया गया, और ब्रांड एम्बेसडर वगैरह हो गया, ठीक है, तो ये सब कोई कंपनी का हेडक्वार्टर, सीईओ, ये सब जरूर पढ़ के जाइएगा। तो नीरज चोपड़ा के बारे में पूछा गया था कि कौन से कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर, तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के, ठीक है। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा, ठीक। अब हम और भी ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जान लेते हैं, ताकि हमारे जो 15 और 16 को एग्जाम होना है, या कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होगा, ठीक है, तो उसमें हेल्प मिलेगा आपको। तो जैसे उत्तर प्रदेश ODOP, ठीक है, तो इस योजना की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कंगना रनौत है। NBA के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। अगला है फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नीरज चोपड़ा, जो आपसे अभी शिफ्ट में पूछा गया था। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत है। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त है, ठीक है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर है रानी रामपाल और स्मृति मंधाना, ठीक है। स्मृति मंधाना क्रिकेट से संबंधित है, और रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला है देश के मेंटर अभियान, किसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सोनू सूद, जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता है, ठीक। अगला है केरल पर्यटन, इसके ब्रांड एम्बेसडर PR राजेश। अगला है MOA इंडिया, इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे अमिताभ बच्चन और मीराबाई चानू। मीराबाई चानू किस खेल से रिलेटेड है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बस सीधे किस खेल से संबंधित है, इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड महिला और बाल विकास, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वंदना कटारिया। खादी प्राकृतिक, इसके कौन ब्रांड एम्बेसडर हैं? नितिन गडकरी, ठीक है। अगला है IOC बिलीव इन स्पोर्ट्स, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है PV सिंधु और मिशेल ली। ASICS के ब्रांड एम्बेसडर है रविंद्र जडेजा और जोसाना चिनप्पा। और ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव के ब्रांड एम्बेसडर है डेविड बेकहम, ठीक है, डेविड बेकहम, याद रखिएगा। अगला है प्यूमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है सुंदर देवदत्त पाटिकल। और डिजिट इंश्योरेंस विराट कोहली। बैंक ऑफ बड़ौदा शेफाली वर्मा। आरोग्य सेतु ऐप अजय देवगन। और फिट इंडिया मूवमेंट कुलदीप हांडू। एडिडास ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर। टाटा पावर शार्दुल ठाकुर, ठीक है। और एलेक्सा के अमिताभ बच्चन। और सीएट, जो कि एक टायर कंपनी है, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर वो है आमिर खान। पेप्सी एंड भारत पे सलमान खान, ठीक है। कार24 और रेड बस महेंद्र सिंह धोनी। रेड बुक कैटरीना कैफ और वरुण धवन। मिंत्रा के कौन है? तो हमारी हैं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। गूगल डुओ के विराट कोहली। BSNL के मैरी कॉम। और वस्त्र के हैं दीपिका पादुकोण। फ्लिपकार्ट रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर। और CRPF ब्रांड एम्बेसडर PV सिंधु। सड़क सुरक्षा के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार। My11 साइकिल के ब्रांड एम्बेसडर हैं हमारे मोहम्मद सिराज। और रियलमी के हैं KL राहुल। राजस्थान सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, उनके है ब्रांड एम्बेसडर अवनी लखेरा ब्राउन। और स्टे इन प्ले एडिडास मीराबाई चानू, ठीक है। अगला है स्वच्छ रेल मिशन बिंदेश्वर पाठक, जो स्वच्छ रेल मिशन है इसके कौन है? बिंदेश्वर पाठक। मेक इन इंडिया पीयूष खम्मट्टा। नमामि गंगे परियोजना चाचा चौधरी। अतुल्य भारत नरेंद्र मोदी। मणिपुर मिशन एलबंग, ठीक है, तो ये वैलेंटीना देवी। और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, इनके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हैं दिया मिर्जा, ठीक है। चलिए, ये सब PDF में मैं आपको दे दूंगी, आप ये सारे इस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैंकों के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। जैसे कैनरा बैंक शिखर धवन। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली। एक्सिस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण। और SBI योनो ऐप के स्वप्ना वर्मन। और ICICI के शाहरुख खान, ठीक है। अब देख लेते हैं भारत के प्रसिद्ध ब्रांड एम्बेसडर लिस्ट जो 2022 में बने हैं। तो अतुल्य भारत अभियान ठीक है, के ब्रांड एम्बेसडर है नरेंद्र मोदी। स्वच्छ रेलवे मिशन के ब्रांड एम्बेसडर बिंदेश्वरी पाठक। और सिक्किम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
हमारे AR रहमान, ठीक है। और भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर दिया मिर्जा। स्किल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा। दरवाजा बंद अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। अगला है GST के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो अमिताभ बच्चन। निर्मल भारत के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन। थोड़ा सा बात कर लेते हैं राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे असम पर्यटन की प्रियंका चोपड़ा, असम स्पोर्ट्स की तो हिमा दास, सिक्किम AR रहमान, त्रिपुरा की दीपा कर्माकर, ठीक है। और शाहरुख खान पश्चिम बंगाल के, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश अजय देवगन और काजोल, झारखंड के महेंद्र सिंह धोनी, अरुणाचल प्रदेश के जॉन इब्राहिम, हरियाणा के साक्षी मलिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से, हरियाणा पर्यटन में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र, ठीक है। और हरियाणा के योग एवं आयुर्वेद में तो बाबा रामदेव। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था शालीमार बाग किसने बनवाया था? तो ये जहांगीर ने बनवाया था, जो मुगल बादशाह अकबर का बेटे थे, ये भी एक मुगल बादशाह थे, ठीक है। तो मुगल बादशाह जहांगीर शालीमार शब्द जो ने बनवाया था, ठीक है। और जो शालीमार शब्द का अर्थ होता है प्रेम का वास। इस गार्डन में शालीमार बाग, इस गार्डन को शालीमार बाग, फैज बख्श, गार्डन ऑफ चार मीनार और फराह बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इस गार्डन को मुगल बादशाह जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के लिए 1619 ईस्वी में बनवाया था। ये बातें याद रखिएगा, कब बनवाया था? 1619 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खाकाबो राजी पर्वत किस राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो आंसर हो जाएगा म्यांमार, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि आप क्या करिएगा कि जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का सबसे ज़्यादा ऊंचा पर्वत, ठीक है, और झील, और जो इम्पोर्टेंट झील है, ठीक है, तो जो भी उस राज्य का फेमस चीज़ है ना जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब जरूर देख के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भारत की 10 सबसे ऊँची चोटियाँ, ठीक है, किसकी है। अब यहाँ पे देखिएगा कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। हाइट क्या है? 8586 मीटर। यह विश्व की तीसरी सबसे चोटी, भारत की पहली लेकिन वर्ल्ड की थर्ड, ठीक है। यह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला है नंदा देवी चोटी, ये क्या है? हमारी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसमें सबसे अधिक ऊंचाई वाली वनस्पतियां और जीव जंतु पाए जाते हैं। अगला है कामेट चोटी, कामेट चोटी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। ये कहाँ पे? तिब्बत के पठार के पास है। अगला है साल्टोरो कांगड़ी चोटी, ठीक है, तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है, ये 31वीं सबसे ऊंची चोटी है। अगला है सासेर कांगड़ी चोटी, ठीक है, तो ये कश्मीर में स्थित है। अगला है मामसोंग कांगड़ी चोटी, तो ये भारत की 48वीं सबसे ऊंची चोटी है, ये सियाचिन ग्लेशियर में है, ठीक है। रीमो चोटी, यह विश्व की 71वीं सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। हरदौल चोटी, यह चोटी भगवान के मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह चोटी मतलब छोटी पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सब मैंने पूरा जितने भी हाई मतलब कि पर्वत हैं सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप ये सब को देख के ज़रूर जाइएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है। ढेर सा अब हम देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा अगला क्वेश्चन है एन एरिया ऑफ डार्कनेस बुक के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे ना मुझे डाउट हो रहा था कि एक बुक है एन एरा ऑफ, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस करके, तो उसके जो राइटर है वो शशि थरूर है, लेकिन मुझे लगा शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस बुक के जो लेखक है वो हैं VS नायपाल, ठीक है, VS नायपाल, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था हाँ, यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले ये यहाँ पे हम देख लेते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट बुक और उनके राइटर के नाम जो आपके आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, इसके जो लेखक हैं प्रदीप गुरहा, ठीक है। और मोदी इंडिया कॉलिंग, तो इसके जो हैं चामदमल कुमावत, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, वामन सुभा प्रभु, और आई एम नो मसीहा, इसके हैं सोनू सूद। योर बेस्ट डे इज़ टुडे, इसके जो राइटर हैं अनुपम खेर, ठीक है। अगला है फोटो ईयर विद अब्दुल कलाम, ठीक है, तो इसके जो राइटर हैं डॉक्टर शिव थानू। अगला है ऑन द ट्रेल ऑफ बुद्धा, तो इसके जो राइटर हैं दीपांकर अरोड़। माई लाइफ इन डिज़ाइन, इसके जो राइटर हैं गौरी खान। अगला है मसीहा मोदी तवलीन सिंह, इसके राइटर है युवा भारत, जो देवीर सिंह भंडारी की है। टर्बुलेंस एंड ट्रम्प द मोदी ईयर, तो राहुल अग्रवाल की है, ठीक है। द थीन माइंड मैप बुक, ये धर्मेंद्र राय की है। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट स्टीव वॉक की है। स्टिल टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु और कृष्णा स्वामी की है। संसद में हिमालय, डॉक्टर रमेश पोखरियाल का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया संसद में हिमालय किसकी है, तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल का है।
ठीक है। अगला है लेसन लाइफ थॉट मी अननोंगली, अनुपम खेर की। अनुपम खेर की क्या है, योर बेस्ट डे इज़ टुडे, ठीक है, तो ये अनुपम खेर की ये भी है। और द खालिस्तान कॉन्फ्रेंसी, तो ये है GBS सिद्दीकी। अगला है करुणानिधि ए लाइफ, इसके कौन है, पनीर। अगला है करुणानिधि अ लाइफ ए, जिसके है सेल्वम। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया रस्किन बॉन्ड की है। हाउ टू बी अ राइटर रस्किन बॉन्ड की, ये दोनों बुक है, बहुत फेमस बुक है, याद रखिएगा। जुगलबंदी द BJP बिफोर मोदी, जिसके हैं विनय सीतापति, ये जरूर याद रखिएगा। क्या होगा कि अभी इलेक्शन हुआ है और BJP की सरकार बनी है यूपी में, तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे, ठीक है। अयोध्या अमेजिंग नीना रॉय, अयोध्या माधव भंडारी। देखिए अमेजिंग अयोध्या नीना रॉय, अयोध्या सिंपल रहेगा तो माधव भंडारी। बिहाइंड द मास्क मोहम्मद मनन। अगला है एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी। वन अरेंज मर्डर चेतन भगत। क्रिकेट ड्रोना जतिन परांजय। स्वच्छ भारत क्रांति गजेंद्र सिंह शेखावत। दैट एंड इनसाइड स्टोरी जग्गी वासुदेव। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर रूपा श्री कुमार एवं AK श्री कुमार, याद रखिएगा। बाकी ये सब है, आप आराम से अच्छे से PDF में पढ़ लीजिएगा, पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था चेनाब का युद्ध, तो चेनाब का युद्ध कब हुआ है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। एक्चुअली इसका समझ में नहीं आ रहा था कि चेनाब लिखा था कि चिनाठा, अजीब सा था कुछ, मुझे समझ में नहीं आया था कोई बच्चे ने क्या भेजा है, ठीक है। तो चेनाब का युद्ध पूछा गया था, तो उसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्या ये भी बताइएगा कि क्या क्वेश्चन था एग्जैक्टली। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो 15 और 16 मार्च को जाएंगे एग्ज़ाम देने, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंडेक्स के बारे में। इंडेक्स के बारे में ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो जैसे हमारा फर्स्ट इंडेक्स है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स 2021 में कौन जारी किया, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉट्स पैरेट, ठीक है। पेरिस में प्रथम स्थान नॉर्वे का, अंतिम इरिट्रिया का, भारत का स्थान कितना है 142। ये 3 चीज़ तो ज़रूर देख के जाइएगा, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 प्रथम अमेरिका, भारत का स्थान चौथा। चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, इसके हैं जो भारत का स्थान 49, जारी कौन करता है, चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नर सिंगापुर, और प्रथम कौन है, फिनलैंड। ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 129, प्रथम कतर की, जारी करता ओकला, ठीक है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक, इसमें प्रथम स्वीडन, भारत का 49, जारी करता द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। हैंडले पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, रट के जाइएगा, भारत का स्थान 84, प्रथम जापान, जारी करता हैंडले पार्टनर। अगला है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर, इसका भारत का स्थान 3, तीसरा, जारी करता सिप्री, प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका। वैश्विक घरेलू मूल्य सूचकांक 2020, भारत का स्थान 56, प्रथम तुर्की, जारी करता नाइट फ्रैक, ठीक है। तो यही सब बहुत सारे मैंने यहाँ पे ले लिया है। आप सारे जो इंडेक्सेस है इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये कौन जारी करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भारत का स्थान 86, प्रथम कौन है, न्यूजीलैंड और डेनमार्क, ठीक है। तो यह रिपोर्ट 2020 पर आधारित इसी प्रकार से जनवरी 2021 में किया जाएगा। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स जारी करता है UK चैरिटी फाउंडेशन के द्वारा, इंडोनेशिया फर्स्ट है, भारत का स्थान 14 है, अंतिम स्थान 114वां। और यहाँ पे ये देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानव स्वतंत्रता सूचकांक, ये कौन जारी करता है, तो इंस्टीट्यूट US के CATO इंस्टीट्यूट USA और फ्रेसर इंस्टीट्यूट कनाडा। प्रथम स्थान न्यूजीलैंड, भारत का स्थान 111वां, अंतिम स्थान सीरिया का है 162। एक बहुत ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, सतत विकास लक्ष्य 2021, तो इसे भी कौन जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, प्रथम स्थान फिनलैंड, भारत का 120वां, अंतिम कौन है, अफ्रीकन पब्लिक। तो ये सब सूचकांक को पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है, तो आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन है। राष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक। और राष्ट्रपति से आया तो मैं कई बार ये क्वेश्चन कई वीडियो में बता चुकी हूँ कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत ये कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। जो मेरी वीडियो देखते हैं ना उन्हें पता होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला है भारत, म्यांमार व चीन की त्रिकोणीय संगम को क्या कहा जाता है, तो दीफू दर्रा, ठीक है। दीफू दर्रा क्या है, भारत, म्यांमार और चीन का त्रिकोणीय संगम है। तो अब दर्रे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैंने दर्रा भी ऐड किया हुआ है, जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रा है। जैसे नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा पूर्वी सिक्किम के एक ज़िले में हिमालय की एक पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नाथू का अर्थ है सुनने वाला कान, और ला का अर्थ होता है तिब्बत के पास, ठीक है। अगला है सिपकिला दर्रा, तो सिपकिला दर्रा
सतलज नदी के मध्य में स्थित हिमाचल प्रदेश में है। यह लिपू लेक और नाथुला दर्रा के बाद चीन के साथ व्यापार के लिए भारत की तीसरी सबसे सीमा पोस्ट है। ठीक है। जेलेब दर्रा, तो जेलेब दर्रा की ऊंचाई 4267 मीटर या 13,999 फीट। यह दर्रा पूर्वी सिक्किम जिला, सिक्किम भारत और तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन के बीच एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। नीति दर्रा, यह 5800 मीटर पर स्थित नीति दर्रा तिब्बत को जोड़ता है। किससे? यह कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अगला है रोहतांग दर्रा मनाली में है। ठीक है। 51 किलोमीटर दूर हिमालय के पीर पंजाल रेंज के पूर्वी छोर में ऊंचा पहाड़ी दर्रा है। यह कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश और लाहौर और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा, यह दर्रा बारालाचा दर्रा भी कहा जाता है। यह जांस्कर रेंज के एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमालय प्रदेश के लाहौर जिले के लेह मनाली राजमार्ग के साथ स्थित लद्दाख में है। ठीक है। अगला है एंड द लास्ट बनिहाल दर्रा, तो यह पीर पंजाल रेंज में 2832 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक पहाड़ी दर्रा। यह जम्मू कश्मीर के मध्य क्षेत्र में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी क्षेत्रों को जोड़ता है। कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ होता है बर्फीला तूफान। संविधान का पहला संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1951 में जो भारतीय संविधान का पहला संशोधन विधेयक है वो पारित किया गया था। अगला है कियारा आडवाणी किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा FMCG जो प्रिया गोल्ड कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए मैंने ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड इससे पहले जो 14 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन बताया था उसमें जितने भी ब्रांड एम्बेसडर है मैंने सारे ब्रांड एम्बेसडर ऐड कर दिया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है ना तो जाके जरूर देखिए कि देखिए ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की किस राज्य के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना की गई? तो आंसर हो जाएगा यूपी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना भारत में की गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है। एनी बेसेंट ने मद्रास में भारतीय महिला संघ की स्थापना की थी। यहाँ देख सकते हैं कि एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1939 को कोलकाता में की थी। किसकी स्थापना? तत्वबोधिनी सभा की। तो मैंने बताया था कि कोई मिशन हो गया, संस्थापक हो गया या और कोई सभा हो गया तो इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने ये भी बोला था कि लूसेंट में मुश्किल से 50-60 ऐसी ही संस्था है या मिशन है तो उसे तो आप पूरा रट ही लीजिए। कभी ब्रह्म समाज पूछता है, ठीक है, कभी आर्य समाज पूछता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे अधिक मेडल जीते? तो आंसर हो जाएगा चीन जो 207 मेडल जीता टोटल, ब्रिटेन 124 और अमेरिका 104, यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो आंसर हो जाएगा महर्षि पणिनि के द्वारा। देखिए मैंने उस प्रीवियस वीडियो में सारे बुक भी कवर किए हुए हैं तो बुक को भी पढ़ के जाइएगा क्योंकि सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट, टेक्स्ट नहीं, चार्टर एक्ट 1813। ठीक है। 1813 के तहत ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि किस एक्ट में जो द्वैत शासन है उसको समाप्त कर दिया गया? ठीक है। ये जरूर आंसर में बताइए, सॉरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में SC ST, ठीक है, यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 332। अब आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताइएगा कि किस आर्टिकल के तहत पिछड़ा वर्ग के लिए, मतलब पिछड़े वर्ग के लिए कौन सा आर्टिकल है? ठीक है, ज़रूर बताइएगा। अगला है डाफला, डाफला, ठीक है। डाफला नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का डाफला नृत्य है। तो देखिए नृत्य से भी हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, स्टैटिक जीके का ये पार्ट है, तो जितने भी नृत्य है उससे रिलेटेड आप पढ़ के ही जाइएगा। कुछ ज़्यादा मत पढ़िए, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है जो हमेशा पूछी जाती है चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वो सब चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला है लवलीना
बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुक्केबाजी। क्या हो जाएगा? मुक्केबाजी। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से संबंधित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पे है? तो 142वें। ये भी मैंने जितने भी सूचकांक है 2021 के मैंने प्रीवियस वीडियो में ऐड किया है। आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके आने वाले शिफ्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, एक बार आप जाके ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो जो मोहनजोदाड़ो है वो सिंधु नदी किनारे स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इसे किसे कहा जाता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस मुगल शासक ने शरिया कानून लाया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पूछा गया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शरिया कानून किसने लाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर जो कि एक ही पत्थर से निर्मित है वह किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है? मुंबई। ठीक है, अगला है, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जितने हैं पहले वो करंट का याद करके जाइए कि करंट में किसे दिया गया, उससे प्रीवियस ईयर, बस 2 साल का। ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड 3 लोग हैं, यानी कि 5 ज्ञानपीठ पुरस्कार याद करें। जो पुरस्कार होते हैं ना, चाहे साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया, चाहे दादा साहब फाल्के हो गया, चाहे ऑस्कर अवार्ड हो गया, उनमें से 5 याद करके जाइएगा, स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, और लास्ट के जो करंट में दिए गए हैं बस उससे एक प्रीवियस ईयर का, ये 5 जो होते हैं ईयर का नहीं, जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो बस इन्हीं में से पूछेगा। या कोई अवार्ड होगा उसमें कोई पहली बार, जैसे कि कोई महिला को पहली बार दिया गया हो या ट्रांसजेंडर को पहली बार दिया गया हो, तो ये सब पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला है, मोज़ेक विषाणु जनित रोग। ठीक है, जो किसमें होता है? तो आंसर हो जाएगा पौधों में। ठीक, अगला है, 2021 का फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार किसे मिला? तो ब्रिगेडियर ASV सरस्वती को। अगला है, हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा, अगला है, हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन था कि 2021 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती? तो आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी ने। ठीक है, विश्व, और एक यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा, हो सकता है आपके नेक्स्ट सेट में पूछ लिया जाए कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीता 2021 का? तो मार्क सेल्वी ने जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जलीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो अगला क्वेश्चन है, मिले सुर मेरा तुम्हारा किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो आंसर हो जाएगा भीमसेन शाहनी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मैक्सिको और कनाडा में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मिल्पा। लोकसभा में कितनी महिला अध्यक्ष बन चुकी हैं अब तक? तो आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन है? मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो आंसर हो जाएगा 4 मई 1799 को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मीर कासिम की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई या किस युद्ध के बाद हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 अक्टूबर 1764 को। 1764 का जो ईयर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1764 को ही बक्सर का युद्ध हुआ था, यानी कि बक्सर के युद्ध के समय मीर कासिम की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मणिके मागे हिते किस भाषा में प्रसिद्ध हुआ? तो आंसर हो जाएगा सिंहला। ठीक है, इसकी जो मतलब कि कौन गायक थी? तो गायक योहिनी सतीशन, और कौन कलाकार था? तो कलाकार भी यही थी, योहिनी सतीशन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 2019 में किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया? तो यूवी यानी कि युवराज सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने पानी बचाने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की? तो आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है,
हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे ना 2 पॉइंट आता है। अगर डायरेक्ट पूछ ले गौतम बुद्ध की माँ, तब तो उसका आंसर महामाया होगा। लेकिन अगर पूछ दे कि गौतम बुद्ध की पालक माँ का नाम बताइए, पालक माँ मतलब हो गए कि इनको किसने पाला पोसा था, ठीक है, या ये बोले कि धाय माँ, या ये बोले कि दूसरी माँ, ठीक है। तो इनका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा कि जो महामाया है गौतम बुद्ध की जन्म माँ है, यानी कि इन्होंने ही, महामाया ने ही गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, ठीक है। वह कोली गणराज्य की एक राजकुमारी है। वह देवरिया राज्य के शासक के परिवार से थी और जो अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में है। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अगला पॉइंट है, देवरिया प्राचीन इतिहास में कोशल राज्य का हिस्सा था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि देवरिया किस प्राचीन इतिहास में किसका हिस्सा था, तो कोशल राज्य का हिस्सा था। कोशल राज्य का पूरा क्षेत्र आर्य सभ्यता का प्राचीन केंद्र था। वर्तमान जिला देवरिया उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। देवरिया जिला 16 मार्च 1946 को गोरखपुर जिले से अस्तित्व में आया, ठीक है। जिला देवरिया से घिरा हुआ है। उत्तर में जिला कुशीनगर, जिला गोपालगंज और सिवान जो बिहार, ठीक है, बिहार राज्य में पूर्व में, और जिला मऊ और जिला बलिया दक्षिण में, और पश्चिम में जिला गोरखपुर। याद रखिएगा, मतलब कि देवरिया का ये बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जान लीजिए, जो बस्ती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, गोंडा उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला है, और गोरखपुर भी लेखक मुंशी प्रेमचंद और रहस्यवादी कवि कबीरदास की कर्मभूमि फिराक गोरखपुरी का जन्म स्थान है। ये सब याद रखिएगा। और कपिलवस्तु राजा शुद्धोधन गौतम बुद्ध के पिता थे, और बुद्ध के जो बिहार को बोध गया में गया, और अगला पॉइंट है, बुद्ध को बिहार में बोध गया, बिहार के बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में। याद रखिएगा, बुद्ध फॉर बोध, ठीक है, यानी बोध मतलब क्या होता है, किसी की चीज़ को बोध होना यानी कि ज्ञान होना। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोध गया में हुआ, ठीक है। तो ये सब एडिशनल फैक्ट है, याद रखिएगा, कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप बताइए कि गोरख मतलब कि सीधा पूछते, सीएम योगी आदित्यनाथ किस स्टेट के हैं, ठीक है, ये बताइएगा, या किस स्टेट के पहले सांसद रह चुके थे, ये बताइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, माया बुद्ध की जन्म माता है, बताया भी, महामाया बुद्ध की क्या है, जन्म माता, यानी कि ये इन्होंने इनको जन्म दिया था। और महाप्रजापति गौतमी सुप्पा बुद्ध और कोलियान राजकुमारी की बहनें थी। तो जो महाप्रजापति गौतमी है ना, वो इनकी पालक माता है, ठीक है। तो बुद्ध की मौसी होने के कारण, देखिए 2 मौसी थी, एक महाप्रजापति गौतमी सुप्पा बुद्ध और कोलियान राजकुमारी, ठीक है। तो इनकी मौसी होने के कारण महाप्रजापति ने उन्हें गोद ले लिया और उनकी बहन माया की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण किया, ठीक है। तो महामाया प्रजापति या महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। याद रखिए कि इनकी पालक माँ कहलाएं। बुद्ध की पालक माँ महाप्रजापति गौतम बुद्ध से समन्वय प्राप्त करने वाली पहली महिला थी और पहली भिक्षुनी भी थी। देखिए क्या, भिक्षुनी यानी कि बौद्ध नन, ठीक है। तो देखिए क्या होता है ना, डायरेक्ट यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली महिला नन, ठीक है, मतलब कि गौतम बुद्ध से समन्वय प्राप्त करने वाली पहली महिला तो महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। और पहली भिक्षुनी यानी कि बौद्ध नन तो कौन है, ये भी महाप्रजापति गौतमी, ठीक है। इतनी बातें याद रहेगा ना। चलिए और थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं। महायान, जो महायान बुद्ध का है, ठीक है, बौद्ध धर्म का, तो बुद्ध की मृत्यु के बाद एक समूह विकसित हुआ जो मानता था कि सभी मानवता के लिए करुणा पथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और यह शिक्षा पूरी तरह से सभी के लिए उपलब्ध है। जो लोग नए विस्तार आदेशों का पालन करते हुए खुद महायान कहलाते थे या कहते थे, जिसका अर्थ है बड़ा बेड़ा। देखिए यहाँ से एक पॉइंट आएगा कि महायान का क्या मतलब होता है, तो बड़ा बेड़ा, ठीक है। महायान बौद्ध धर्म में सभी अभ्यास करने वाले बुद्ध प्रशिक्षु बोधिसत्व है, ठीक है। महायान देशों में बुद्ध की छवियों को मंदिरों और घरों में पूजा की वस्तु के रूप में स्थापित किया जाता है, ठीक है। ये तो बात हुई महायान से, ठीक है। हीनयान क्या है, देखिएगा, हीनयान बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों बाद से बौद्ध धर्म की शैली को अपनाने की दिशा में एक आंदोलन चल रहा था। प्रारंभिक भिक्षुओं ने व्यक्तिगत ज्ञानोदय पर ध्यान केंद्रित किया, स्वयं के लिए आध्यात्मिक उत्तर की तलाश की और दूसरों को आत्मज्ञान का मार्ग सिखाया। लेकिन जानकारी गंभीर रूप से आम समुदाय तक ही सीमित थी, क्योंकि यह माना जाता था कि केवल मिंक ही बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं। इस खंड को हीनयान या थेरवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ से एक पॉइंट क्या निकलेगा कि हीनयान को और किस नाम से जाना जाता है, तो थेरवाद को, ठीक है, थेरवाद नाम से। थेरवाद का अर्थ होता है बड़ों का मार्ग। थेरवाद का क्या अर्थ होता है,
बड़ों का मार्ग। अगला है मिलिंद पन्हा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो इसीलिए मैं ये सब ऐड की हूँ यहाँ पे। मिलिंद पन्हा या मिलिंडा का प्रश्न, ठीक है, मिलिंडा के प्रश्न एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बौद्ध पाठ है जो आमतौर पर पाली कैनन में शामिल नहीं है। फिर भी मिलिंद पन्हा को महत्व दिया जाता है क्योंकि यह बौद्ध धर्म के कई सबसे कठिन सिद्धांतों को बुद्धि और स्पष्टता के साथ संबोधित करता है। मिलिंद पन्हा राज मैनेंडर प्रथम पाली में मिलिंडा और नागसेन प्रथम एक प्रबुद्ध बौद्ध भिक्षु के साथ एक संवाद प्रस्तुत करता है। मैनेंडर में एक इंडो यूनानी राजा था जिसके बारे में माना जाता है कि उसने लगभग 160 से 130 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह बैक्टीरिया का एक राजा था, एक प्राचीन साम्राज्य जिसने अब तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान साथ ही पाकिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया। तो ये इतनी बातें हुई हमारे बौद्ध धर्म से। तो ये सब याद रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन जो मैंने ऊपर बताया ना कि उनकी पालक माँ कौन है और उनकी रियल माँ कौन है और पहली समन्वय प्राप्त करने वाली कौन है और पहली भिखुनी कौन है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। सीधा पूछा जाता है गौतम बुद्ध को पहली बार ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया में हुई। ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी नृत्य है जिसमें नृत्य करते करते पूजा की जाती है। एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा था किस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मुझे इसका आंसर सच में नहीं पता कि कौन सा है, ठीक है, तो मुझे क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा था, तो देखिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है। अगर इस टाइप से ऑप्शन में हो तो आप लगा के आ सकते थे। जैसे चारकुला नृत्य रूप जो चारकुला नृत्य है, ठीक है, राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़ा है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर तेल के दीपक ले जाती हैं। यह लोकप्रिय नृत्य पूरे ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह लोक नृत्य भगवान कृष्ण और उनके आसपास के जीवन के मिथकों से जुड़ा है। यह लोक नृत्य रसिया की लोक धुनों पर भी किया जाता है जो प्रेम का जश्न मनाने वाला गीत है, ठीक है। थोड़ा और की पॉइंट में देख लेते हैं। इस नृत्य में घूंघट की हुई महिलाएं अपने सिर पर बड़े कई स्तर में गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं, कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। देखिएगा कि प्रत्येक पिरामिड में 108 जले हुए तेल के दीपक एक सर्पिल व्यवस्था में होते हैं। यह होली के तीसरे दिन विशेष रूप से किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन राधा का जन्म हुआ था। चारकुला नृत्य कृष्ण और ब्रज के चरवाहे समुदाय द्वारा इंद्र पर जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और भी हम नृत्य थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से नृत्य है जो हमारे आने वाले शिफ्ट में इम्पोर्टेंट हो सकता है। जैसे छोलिया नृत्य देखिएगा। जो छोलिया भारत के उत्तराखंड के कुमायूं प्रमंडल में प्रचलित एक नृत्य है। तो छोलिया कहाँ का है, सीधा पूछेगा उत्तराखंड, ठीक है। यह मूल रूप से एक बारात के साथ किया जाने वाला तलवार नृत्य है। तो पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो तलवार नृत्य है, तो छोलिया। बारात के साथ किया जाने वाला नृत्य छोलिया, ठीक है। अब इसे कई शुभ अवसरों पर भी किया जाता है। अगला है छऊ नृत्य। छऊ जिसे चाऊ या छाऊ के रूप में भी लिखा जाता है, यह अर्धशास्त्रीय भारतीय नृत्य है जो जंगी, आदिवासी और लोक परंपराओं के साथ उड़ीसा मयूरभंज जिले में उत्पन्न हुआ और धीरे धीरे झारखंड और पश्चिम बंगाल के पड़ोसी क्षेत्रों में फैला। तो बेसिकली छऊ कहाँ का है, तो उड़ीसा का। अगला है दुमहल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दुमहल नृत्य उत्तर भारतीय जम्मू कश्मीर, ठीक है, और जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। यह नृत्य केवल क्षेत्र के वट्टल जनजाति के पुरुषों द्वारा किया जाता है। दुमहल नृत्य में विशिष्ट शुभ अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है। तो इतनी बातें हुई नृत्य। अगला क्वेश्चन है 17वां मिस यूनिवर्स कहाँ आयोजित किया गया। तो पहले ये जान लीजिए कि जो 17वां मिस यूनिवर्स कौन बनी, तो हरनाथ संधू बनी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए कि इंडियाज हरनाथ संधू hailing from Chandigarh was been crowned Miss Universe 2021 2 decades after Lara Datta won the title in 2000. She beat contestant from Paraguay and South Africa में याद रखिएगा। She was crowned at the contest held in Eilat, Israel on 13 December 2021, ठीक है। तो वो कब क्राउन जीती, तो जो एलियट में इजराइल में हुआ, कब हुआ, 13 दिसंबर 2021 को। India had earlier won the coveted crown twice with Susmita Sen bagging the title in 1994 and Lara Datta in 2000, ठीक है, याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पे क्या है कि दिस वॉज द 70th एडिशन ऑफ द मिस यूनिवर्स इवेंट, ठीक है। तो ये और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं कि ये कौन सा 17वां
और इम्पॉर्टेंट पॉइंट में देख लेते हैं कि ये कौन सा एडिशन था, तो 70वां एडिशन था। ठीक है, संधू वॉज प्रेजेंटेड दिस ईयर क्राउन बाय द फॉर्मर मिस यूनिवर्स 2020 फ्रॉम मैक्सिको एड्रियो मेजा। संधू रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ मिस दिवा यूनिवर्स इंडिया 2021। तो याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स 2020 फ्रॉम मैक्सिको ये कौन बना, तो हमारी हरनाथ संधू बने। ठीक है, और ये मिस दिवा यूनिवर्स इंडिया कौन बना, तो ये भी हमारी हरनाथ संधू बनी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान को किस वर्ष अपनाया गया, तो 26, तो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को। हमें तो नहीं लगता कि पॉलिटी से क्वेश्चन किसी का छूटेगा, क्योंकि सीधा सीधा पूछता है। या तो पूछ लेगा कि कब संविधान से जो बेसिकली इसका बेसिक स्ट्रक्चर है उससे डायरेक्ट पूछ लेगा कब अपनाया गया, कब लागू किया गया, कितने सदस्य थे, ये सब, समिति गठन, ये सब। ठीक है, और या आर्टिकल से, सीधे आर्टिकल से पूछ लिया जाता है। तो क्या हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं ताकि आपके आने वाले शिफ्ट में भी हेल्प हो सके। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। संविधान किसी भी देश का मूलभूत कानून होता है। भारत के संविधान के निर्माण में कितने समय लगे, तो 2 साल 11 माह 18 दिन, इतना तो सबको रटा गया होगा। ठीक है, यह प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी और 26 नवंबर 1949 को समाप्त हो गई। इस अवधि में 165 दिनों के 11 सत्र आयोजित किए गए। संविधान के कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए, जबकि इसका प्रमुख हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन था नागरिकता से रिलेटेड था, यानी कि सिटीजनशिप से रिलेटेड था। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अगर भाग पूछता है तो भाग 2, भाग कौन से, भाग 2 में नागरिकता दिया गया है। अनुच्छेद पूछा था तो अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, भारत की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 8 कहता है भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। और अनुच्छेद 9 कहता है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नागरिकता न होना। तो अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। और अनुच्छेद 11 कहता है संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने के लिए। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। और थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट में देख लेते हैं, जो भाग 4 है, भाग 2 में नागरिकता, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अनुच्छेद 36 से 51। भाग 6 में क्या है, राज्यों के साथ सौदे, अनुच्छेद 152 से 237। और भाग 9 में क्या है, पंचायतों से संबंधित, अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 क्यों। ठीक है, तो ये सब यादें रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के कार्यकाल में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया। किस मुगल शासक के कार्यकाल में तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया। आपको बिलीव नहीं होगा, ये क्वेश्चन मतलब आया, इसका जो आंसर है ना, मुझे उसका आंसर ही समझ में नहीं आता कि ये आंसर हो कैसे सकता है। एक्चुअली जो मुगल काल में सबसे ज़्यादा नशा करता था उसने ही ये प्रतिबंध लगाया था। सभी को पता है कि सलीम जो थे अकबर के पुत्र, बहुत ज़्यादा नशा करते थे, एनी टाइम नशे में रहते थे। लेकिन सौभाग्य की बात कहें कि इन्होंने ही तंबाकू पे क्या किया था, प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, जिन्हें हम सलीम कहते हैं ना। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा। सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू पेश किया गया था। अभी तो ख़त्म करने की बात पूछी है ना एग्ज़ाम में, अगर कब शुरू हुई थी तो याद रखिएगा अकबर के शासनकाल में, कब, जो 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, तंबाकू का सेवन इतना लोकप्रिय हो गया कि जहांगीर को इसे प्रतिबंधित करने के लिए 1617 के आसपास एक डिक्री पास करनी पड़ी। जहांगीर, उनका मूल नाम नूर उद दीन मोहम्मद सलीम था, याद रखिएगा। वह अकबर का सबसे बड़ा पुत्र और मुगल राजवंश का चौथा शासक था, जिसने 1605 से 1627 तक शासन किया। उन्हें एक पुत्र राजकुमार खसरू मिर्ज़ा और राजकुमार खुर्रम द्वारा सिंहासन के लिए चुनौती दी गई, लेकिन वे अपने दोनों बेटों पर अत्याचार करने में सफल रहे।
अब थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं, मुग़ल काल आया है तो इनके बारे में भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाबर वह मुग़ल राजवंश के संस्थापक और पहले सम्राट थे। वह अपने पिता के तरफ से तैमूर का वंशज था और अपनी माँ के तरफ से चंगेज़ खान के वंशज थे। उनका शासनकाल 1526 से 1530 तक 4 वर्षों तक चला और उनके पुत्र हुमायूं ने उनका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, उसने वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ, जो वो हारे गए। मतलब इन्होंने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और इस तरह लोदी वंश के मतलब कि समाप्त हो गए। तो इब्राहिम लोदी ही था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। ठीक है, तो ये इब्राहिम लोदी को इन्होंने हराया। किसने? बाबर ने हराया। हाँ, कब? 1526 में। उसने 1527 में खानवा की लड़ाई में मेवाड़ के राणा सांगा को हराया। ये सब याद रखिएगा। खानवा की लड़ाई कब की गई? तो 1527 में। अब औरंगज़ेब की बात कर लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा फेमस शासक हैं मुग़ल सम्राट के। तो यह सम्राट शाहजहाँ और मुग़ल वंश के छठे शासक का पुत्र था। उन्हें आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, औरंगज़ेब का नाम क्या है? आलमगीर। उन्हें मुग़ल वंश का अंतिम प्रभावी शासक माना जाता है और 49 वर्षों के लंबे समय तक शासन किया। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। मोहम्मद शाह इनका मूल नाम रोशन अख्तर था और 1719 से 1748 तक मुग़ल सम्राट थे। वह जहान शाह का पुत्र और बहादुर शाह प्रथम का पोता था। उनके अन्य नाम सदा रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह रंगीला थे। ठीक है, क्योंकि उनकी कला संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि थी। एक क्वेश्चन आपके लिए, मुग़ल शासनकाल का अंतिम शासक कौन है? उसका नाम बताइएगा, जिसे अंग्रेज़ों द्वारा रंगून भेज दिया गया था। कहाँ? रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके लिए और है, ये बताइएगा कि 1857 की क्रांति के समय कौन मुग़ल शासक था? ठीक है, ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है। यह एक क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी कि मतलब जो फसल कटाई के समय जो उत्सव मनाते हैं, ये उस टाइप का उत्सव है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ड्री फेस्टिवल इज़ अ फेमस क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑब्जर्व इन कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि फेमस फॉर ड्री फेस्टिवल विच इज़ बेसिकली अ क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल। सांकेन फेस्टिवल ऑब्जर्व बाय थारावेरा बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़। फेमस फूड लक्तार और पाहेक। ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि और भी स्टेट के जो फेस्टिवल है, जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है या जो कल्चर से रिलेटेड है। तो देख सकते हैं यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कि वेरियस स्टेट वेरियस कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेट है नागालैंड, लैंड ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, नागालैंड को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, तो क्या है इसमें? कोहिमा। नागालैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? कोहिमा। ठीक है, तो यहाँ पे फेस्टिवल देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो नागालैंड का। ठीक है, ओलेंग फेस्टिवल ये भी नागालैंड का है, सेलिब्रेटेड ऑन कोन्याक नागास। ठीक है, और सैक्रिनी इज ऑल्सो फेस्टिवल फॉर प्यूरिफिकेशन फॉर नागास। फेमस फूड बैम्बू सूट। ठीक है, और एक्सोन फर्मेंटेड सोयाबीन इन द फॉर्म ऑफ केक। ठीक है, अगला है असम। असम की कैपिटल दिसपुर। ठीक है, यहाँ पे फेमस फॉर सत्रिया डांस विच इज़ वन ऑफ द एंशियंट क्लासिकल डांस। ठीक है, ट्रेडिशन बिहू डांस बहुत ज़्यादा असम में पूछा गया है। बिहू कहाँ का है? तो आसाम का है। ठीक है, फेस्टिव मानसून फेमस फॉर आसाम टी एंड आसाम सिल्क। असम इज़ द फर्स्ट साइट ऑफ ऑयल ड्रिलिंग इन एशिया, याद रखिएगा। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी कि उगते हुए सूरज का प्रदेश। ठीक है, तो इसकी कैपिटल ईटानगर। फेमस फॉर ड्री फेस्टिवल। ड्री फेस्टिवल के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा भी गया है। विच इज़ बेसिकली अ क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, सांकेन फेस्टिवल ऑब्जर्व बाय त्रिवेदा बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़। फेमस फूड क्या है? लक्तार एंड पहाक। अब कर्नाटका की बात कर लेते हैं। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु। ठीक है, तो यहाँ पे है नावलिंगा टेम्पल्स विच वॉज बिल्ट बाय अमोघ वाहक। ठीक है, अमोघ वर्षा। ठीक है, अमोघ वर्षा ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। फेमस डांस एंड म्यूजिक कृष्णा पर फेमस डांस है कृष्णा प्रजाता भूत आराधना। ठीक है, फेमस फूड है कर्नाटका एंड कलसाइन। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन संविधान संशोधन से पूछा गया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है। याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। मैंने बोला था कि पॉलिटी से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संशोधन किस देश, ये तो याद रखिएगा किस देश से क्या क्या लिया गया है। जैसे देखिए, मूल कर्तव्य लिया गया है हमारा रसिया से। याद रखिएगा, मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, रसिया से। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वित्त विधेयक की प्रधानता, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जापान से लिया गया है। याद रखिएगा, तो जितने भी जिस देश से जो लिए गए हैं वो सब जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर देते हैं कि 1951 में पहली बार भारतीय संविधान संशोधन किया गया। अब पूछ लेगा कि पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया, शायद ये प्रीवियस वाले वो शिफ्ट में पूछा गया था, तो 1951 में। याद रखिएगा, संविधान में संशोधन देखिए क्या होता है कि बदलती परिस्थिति और ज़रूरतों के साथ खुद को समायोजित करने के लिए संविधान में संशोधन का प्रावधान है। भारतीय संविधान न तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का संश्लेषण है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान कैसा है, लचीला है, अलचीला है, संश्लेषण है, दोनों का संश्लेषण, ना ही लचीला है और ना ही कठोर है, ठीक है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्तियों में से संबंधित है। याद रखिएगा, भाग 20 किससे रिलेटेड है, तो संविधान में संशोधन से। अनुच्छेद 368 में कहा गया, देखिए आर्टिकल पूछेगा तो 368, भाग पूछेगा तो 20, ठीक है। संसद उस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संशोधन कर सकती है। थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट में देख लेते हैं। पहला संशोधन 1951 में किया गया था। 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। कई मामले जैसे कामेश्वर सिंह मुकदमा, रामेश थापर मुकदमा आदि में अदालत के फैसले से पैदा हुई कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए। अगला है मामलों में शामिल मुद्दों में बोलने की स्वतंत्रता, जमींदारी भूमि का अधिग्रहण, व्यापार पर राज्य का एकाधिकार आदि शामिल थे। राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार, ठीक। संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाला कानून की बचत में प्रदान किया गया। भूमि सुधारों में इससे शामिल किए कई अन्य कानून या न्यायिक समीक्षा में बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो याद रखिएगा, 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो भूमि सुधारों से, ठीक है। अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़े गए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के 3 और आधार जोड़े गए। सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना। साथ ही इसने प्रतिबंधों को उचित बना दिया, इस प्रकार प्रकृति में न्याय संगत बना दिया, बशर्ते कि राज्य द्वारा किसी भी व्यापार या व्यवसाय का व्यापार और राष्ट्रीयकरण व्यापार या व्यवसाय के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर असामान्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए इसमें से पूछ लेगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में 68.55 मीटर किसने भाला फेंका था, तो आंसर हो जाएगा सुमित अंटिल ने फेंका था। ध्यान रखिएगा, सुमित अंटिल ने 68.55 मीटर दूर फेंका भाला, ठीक है। सुमित अंटिल का ये थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इनके बारे में कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के जैवलिन थ्रोअर्स का धमाकेदार प्रदर्शन जारी। सुमित अंटिल ने भारत को इस प्रतियोगिता में तीसरा पदक दिलाया, ठीक है। उन्होंने पुरुषों के 164 वर्ग के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक भी जीता। सुमित की इस जीत के साथ ही भारत के मेडल की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। सुमित ने 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सुमित अंटिल का ये थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का ये दूसरा स्वर्ण पदक है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी कि अवर एथलीट कंटिन्यू टू शाइन एट पैरालंपिक, द नेशन इज प्राउड ऑफ सुमित अंटिल रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इन द पैरालंपिक। कॉन्ग्रेचुलेशन सुमित फॉर विनिंग द प्रेस्टिजियस गोल्ड मेडल, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। तो यही थे, प्रधानमंत्री जी ने भी सुमित को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे एथलीट पैरालंपिक में लगातार चमक रहे हैं। पैरालंपिक में सुमित अंटिल ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर देश को गर्व है। सुमित को प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी कब लागू किया गया। तो देखिए जीएसटी, ठीक है, कब लागू किया गया, तो वस्तु और सेवा कर घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर है।
ठीक है। 1954 में जीएसटी लागू करने वाला पहला राष्ट्र फ्रांस था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहला राष्ट्र कौन था, तो फ्रांस था। कब किया, 1954 में। लेकिन भारत में कब किया गया, तो यहाँ पे ये देखिएगा कि भारत में जीएसटी विधेयक को लोकसभा में पारित करके वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था। किसने किया था, कौन मंत्री, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किए थे। ठीक है। इस कर को भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के 101वें संविधान द्वारा लागू किया गया। तो संविधान भी पूछ लेगा तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन द्वारा ना। अगला क्वेश्चन अटल पेंशन योजना से था कि इसमें कुछ बदलाव से रिलेटेड पूछा गया था। तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मैंने अटल पेंशन योजना से जितने भी फैक्ट है मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे देखिएगा अटल पेंशन योजना यानी कि APY 2015 में शुरू की गई थी और यह भारत सरकार के उन नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। यह असंगठित क्षेत्र से संबंधित सभी नागरिकों से संबंधित है जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, याद देखिएगा PFRDA का फुल फॉर्म भी हो सकता है, द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल है। तो किस मतलब कि किस मंत्रालय के था, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। साथ ही वे किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं होने चाहिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं PFRDA। APY योजना का विनियमन प्राधिकरण है। सब्सक्राइबर के योगदान के आधार पर यह योजना 60 वर्ष की उम्र से न्यूनतम पेंशन कितना 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये प्रतिमाह देने का वादा करती है। कुल योगदान 50% या रुपये 1000। ठीक है। प्रतिवर्ष जो भी कम है APY पात्र खाताधारकों के लिए सरकार द्वारा सह योगदान दिया गया है जो 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 की अवधि के दौरान इस योजना में शामिल है। APY के लिए पंजीकरण करने के लिए एक व्यक्ति के पास बचत खाता होना चाहिए और ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया। तो यहाँ पे मैंने सारे ऐड कर दिए हैं कि कौन कौन से किसके समय आक्रमण किया गया था। तो पहले देख लीजिए इल्तुतमिश ने 1200 आक्रमण का जो वर्ष था 1221। ठीक है। कौन मंगोलियाई शासक किया था, तो चंगेज़ खान सिंधु के तट पर आया था। बहराम शाह 1241 ईस्वी में। कौन किया था, तैर बहादुर ने लाहौर में लोगों को लूट कर मार कर पंजाब में प्रवेश किया। अगला है अलाउद्दीन खिलजी 1304 ईस्वी में आक्रमण किया गया। कौन किया, अली बेग और ताश की पराजय। और हमसे पूछा था कि मोहम्मद बिन तुगलक तो 1329 में किया गया। कौन किया, तो तर्मशीरीन खान दिल्ली के बाहरी इलाके में पहुंचे लेकिन अंत में सुल्तान द्वारा पराजित हो गए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु नदी का उद्गम स्थल, तो सिंधु नदी। ठीक है। तो यहाँ पे उद्गम स्थल पूछा था तो मानसरोवर झील होगा। नदी तिब्बत चीन में मानसरोवर झील से निकलती है। यह तिब्बत चीन भारत और पाकिस्तान में बहती है। अंत में यह नदी कराची के पास अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी का ऋग्वेदिक नाम सिंधु है। सहायक नदियाँ देख लेते हैं। बाईं ओर से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। दाईं ओर से कौन है, श्योक, गिलगित, हुंजा, काबुल, स्वात और कुर्रम। ये सब याद रखिएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए हुए हैं। ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह उत्तराखंड में स्थित है और रक्तवर्ण, चतुरंगी और कीर्ति इसकी सहायक ग्लेशियर है। ग्लेशियर पूछ लेगा, हमेशा नदियाँ देखते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा का स्रोत है जो श्योक नदी की सहायक नदी है। यह भारत में हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन, सियाचिन ग्लेशियर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य से बारे में पूछा गया था कि क्या पोशाक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ऐड किया हुआ है। पहले यहाँ देखिएगा कि कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव से हुई थी। इसकी परिकल्पना 17वीं शताब्दी में वैष्णव कवि सिद्धार्थ योगी ने की थी। इसकी शुरुआत भगवान गणेश के आवाहन से होती है, जिसके बाद नृत्य, गैर कथात्मक नाच, नृत्य, कथा नाच और नाट्य होता है। नृत्य कर्नाटक संगीत पर किया जाता है, जहां गायक मृदंगम, वायलिन, बांसुरी और तंबूरा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ होता है। तो ये सब याद रखिएगा, हो सकता है इससे ही पूछा गया था। थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सिद्धांत भारत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र के लिए गए हैं। संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय अकादमी भारत के केवल 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। हालांकि संस्कृत मंत्रालय भी 6 नृत्य को भारत का शास्त्रीय नृत्य मानता है, जिससे भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य 9 हो जाते हैं। अब देख लेते हैं भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं और उनसे संबंधित राज्य। भारतनाट्यम, तमिलनाडु कथक, उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश कथकली, केरल कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश
मणिपुरी मणिपुर, ठीक है। मोहिनी अट्टम से पूछा गया था तो केरल। और याद रखिएगा जो मोहिनी अट्टम है ना, यहाँ पे सफ़ेद साड़ी पहनती है, उसमें एक गोल्डन बॉर्डर लगा रहता है, ठीक है। ओडिसी उड़ीसा, सत्रिया असम, छऊ झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। अगला क्वेश्चन मिस ब्यूटी 2021 से पूछा गया था। कल ही मैंने ये वीडियो में बताया था 15 मार्च के फर्स्ट सेट में कि हरनाज संधू बनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट मैंने ऐड किया है, यहाँ पे देख लीजिए कि द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ इंडिया ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एंड दियर प्लेसमेंट एट द बिग 4 इंटरनेशनल ब्यूटी पेगेंट्स, ठीक है, कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। द कंट्री हैज़ वॉन अ टोटल ऑफ 10 विक्टोरीज विथ 77 प्लेसमेंट इन ऑल 4 पेजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 मिस यूनिवर्स बनी है 1994, 2000 और 2021 में। कौन बनी है 2021 की? तो हरनाज संधू। 6 क्या बनी है? मिस वर्ल्ड 1966, 1994, 1997, 99, 2000 और 2017 में। और एक केवल बनी है मिस अर्थ, वो भी 2010 में। याद रखिएगा कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पेजेंट्स आर चूजन फ्रॉम द पेजेंट्स मिस दिवा, मिस यूनिवर्स फेमिना, मिस इंडियन, मिस वर्ल्ड, ठीक है, और ग्लैमर सुपर मॉडल इंडिया, मिस इंटरनेशनल एंड मिस देवेना ब्यूटी, मिस अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक